हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास गाइस। तो गाइस आज की क्लास में अपन आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को कंप्यूट क्या करना है पहले वो देख लो। वी हैव टू कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय इन कैश बाय मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब अप्रैल के महीने में उनको कम से कम कैश में कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, अज्यूमिंग कि जीएसटी के रेट्स 9-18% के रहेंगे। ठीक है, एंड all the remaining conditions for remaining conditions of utilization of ITC are fulfilled। ठीक है सर, क्या बोला है सबसे पहले मेसर्स एबीसी एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, ठीक है, जिनका ऑफिस बैंगलोर में है एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो ये लोग कहाँ पे रजिस्टर्ड है? दे आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कौन भैया? ये अपना एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, पहली चीज़ तो अपन ने डिटेल तो हाईलाइट कर ली। अब आ जाओ आप लोग नेक्स्ट डिटेल पे। क्या है अगली डिटेल? क्वेश्चन में दिया है कि इन्होंने क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज, ठीक है, आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन कर्नाटका, यानी कि इंट्रा स्टेट होगा। एंड ये वाला जो सर्विस है अगला वाला, दिस इज योर इंटर स्टेट सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज दी है, ये आपका इंटर स्टेट है। ठीक है, तो जो भी मेरा इंट्रा होगा उस पे जीएसटी में सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाएगा और एंटर वाले पे आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे मेरा सीएनएस लगेगा, यहाँ पे सीएनएस लगेगा, लेकिन यहाँ पे मेरा आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, ओके। तो ये मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैंने मतलब एबीसी एंड कंपनी ने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म। तो ये इनका हो गया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब अपने को तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है, तो उसके लिए अपने को आईटीसी कितना है ये भी तो पता रहना चाहिए। तो अब आ जाओ आईटीसी की डिटेल्स पे। आगे बोला है कि एबीसी एंड कंपनी जो है इन्होंने अप्रैल के महीने में फॉलोइंग एक्सपेंसेस भी इनकर करे थे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द टैक्सेबल सर्विसेज। जो ये सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज देने के लिए इनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ी होगी, वो खर्चों के बारे में यहाँ बताया है। सबसे पहले बताया है कि आपने कार परचेज करी है, ठीक है, मतलब एबीसी एंड कंपनी ने कार परचेज करी है फॉर द यूज ऑफ सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर ऑफिशियल यूज। ऑफिशियल यूज, ऑफिस के काम से फर्म का जो सीनियर पार्टनर है वो कार में घूमता है। भाई तुम कैसे भी घूमो, ऑफिशियल से घूमो या पर्सनल से घूमो, कार अगर मोटर कार अगर ली है और उसका सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग द ड्राइवर अगर अप टू 13 है, मतलब 13 से ज़्यादा का नहीं है, तो फिर वो ब्लॉक क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे आपको आईटीसी मिलेगा क्या? जी नहीं, 17(5) में ये ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा। चाहे आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ क्यों ना करते रहो, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इट विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि ऑफिस रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड जो कि रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो उसने अपने से जीएसटी कलेक्ट करा, अपन ने उसको जीएसटी दे दिया, इसका आईटीसी मिलना चाहिए। देखते हैं आगे कुछ डिटेल दी हुई होगी। प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर राजेश, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल्ड। अब मेरी एक फर्म है, अपन जिसकी बात कर रहे हैं एबीसी एंड कंपनी, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म है। उनके यहाँ पे एक सीए काम करता है जिसका नाम है मिस्टर राजेश। अब वो एज अ प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो उसको जो भी आप उसकी फीस पे करते हो उस पर टीडीएस कट करते हो अंडर सेक्शन 194J, एंड यहाँ पे आपने 20,000 रुपये का टीडीएस कट करा है। अब सर 20,000 रुपये का टीडीएस कट करा है, यहाँ पे इससे ज़्यादा कोई काम की बात है नहीं, बस इतना बता दिया है कि उसको जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका टीडीएस आप 194J में काट रहे हो। ठीक है, एंड जो भी आपने सामने वाले की सर्विसेज ली है उस पर जो जीएसटी अलग से लगा है ना, वो 18,000 का है। अब सर आप सोच रहे होगे कि ये सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे है, कहीं बोला है क्या कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपके मतलब इंट्रा स्टेट है? ऑब्वियसली वो कहीं और से तो काम नहीं कर रहा, वो आपकी फर्म में यहाँ काम कर रहा है। ये अज्यूम मत करने बैठ जाना कहीं बाहर दूसरे वाले ब्रांच में काम करता है दूसरे स्टेट में। ठीक है, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आखिरी में बोला है कंप्यूटर परचेस्ड फॉर ऑफिस पर्पस। भैया आपने कंप्यूटर परचेज करा है, ठीक है, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करा है, आप कैसे भी पर्पस के लिए यूज़ करो, अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया है जिस पे आपने जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपने टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन ना लिया हो। कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला है क्या कि टैक्स कंपोनेंट पे वो डेप्रिसिएशन ले रहा है? नहीं, ऐसा तो बोला नहीं है। पिछले क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पे तो बोला नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस पे आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, अब ये जो नीचे सेकंड वाला जो पॉइंट था ऑफिस रेंट वाला, उससे देखो, उससे कनेक्टेड एक क्या बात बोली है कि आउट ऑफ द अबव 4 सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर्स
जो लैंडलॉर्ड हेड ऑफ द ऑफिस जिसको अपन ने रेंट पे करा है, ठीक है, उसने क्या किया है, ही डिड नॉट अपलोड हिज GSTR1 विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अलाउड अंडर GST, रिजल्टिंग इन द GST अमाउंट नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द टू बी ऑफ ABCN कंपनी। मतलब ये जो बंदा है ना जिसको अपन ने रेंट पे करा है लैंडलॉर्ड को, उसको अपन ने GST तो पे कर दिया एंड वी वर एलिजिबल कि हम इसका ITC भी ले लेंगे। लेकिन भैया पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि सामने वाले बंदे ने विद इन द टाइम अपना R1 फाइल नहीं किया। जब तक सप्लायर R1 फाइल नहीं करेगा तब तक रिसिपिएंट के 2B में ITC का अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द ITC। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। आपका जो ये रेंट के ऊपर 450 रुपये का GST अमाउंट है, इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? एज सिंपल एज दैट। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका सोल्यूशन करके इस क्वेश्चन को अपन वाइंड अप करते हैं। चलो आ जाओ आप लोग सोल्यूशन बुक में। है अपना आंसर नंबर 16। सर सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के ही हैं, तो इतने क्वेश्चन लिख लिख के करने का कोई मतलब है क्या? बिल्कुल मतलब है, ठीक है। मतलब इसलिए है क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना आप इस चैप्टर की, उतना ज़्यादा परसेंट के चांसेस रहेंगे कि आपको कंपलसरी क्वेश्चन में एंड फॉर दैट मैटर आपके पूरे के पूरे इसमें GST वाले जो पोर्शन रहेगा 50 मार्क का, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। चलो यहाँ मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वही विल फॉलो द सेम ड्रिल, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल एंड कंप्यूटेशन ऑफ नेट मिनिमम GST पेबल इन कैश, ठीक है सर। तो एक काम करो ना सर, ऊपर से आप उठा लो, कॉपी कर लो डब्बे, ठीक है सर। काम करते हैं, इसको अपन पूरे को कॉपी करते हैं, पेस्ट। अबे कहाँ भाग रहा है? ठीक है, फटाफट से इरेज करेंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा मुझे स्ट्रेच करना पड़े चीज़ों को, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे सर्विसेज मैंने कितनी सप्लाईज कितनी, मेरी 3 सप्लाईज हैं, तो थोड़ी जगह मुझे वहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं एडजस्ट कर सकता हूँ उसको भी, कैसे बताता हूँ आपको। क्या बात है, ठीक है। सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहले मेरी स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विस थी, स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विस। उसके बाद में मैंने क्या करा था, ITR फाइलिंग सर्विसेज दी थी, ITR फाइलिंग सर्विस, राइट। एंड लास्ट वन वाज इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विस। सर हम भी इतना इतना लिखेंगे तो चलेगा क्या? इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों लिखना है इतना ही? अरे पूरा उसकी लाइन अगर लिखने बैठ जाओगे कोई पॉइंट नहीं है। मेन आपका जो मार्किंग सिस्टम होगा ना वो पूरा इस पे होगा, ठीक है। यहाँ आप ऑफकोर्स कुछ भी भलता, कुछ भी मतलब इररिलेवेंट चीज़ नहीं लिख सकते। अपन जो भी लिख रहे हैं एकदम टू द पॉइंट और अंडरस्टैंडेबल है कि भैया जहाँ से वो सर्विस उसने क्वेश्चन में जो चीज़ लिखी अपन ने वही लिखा है, ठीक है। बस अपन ने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हो। वैल्यू कितनी है? 1,20, 1,60, 1,80, 1,20,000, 1,60,000 एंड 1,80,000। अब इसमें से मेरा IGST किस पे लगने वाला है? सर IGST सिर्फ मेरा थर्ड वाले पे लगने वाला है, बाकी तो मैं मेरा CGST लगने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले अपने आप के लिए थोड़ी चीज़ें सिंपल कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, 9% था तो 12 9 जा 12 9 जा कितना होता है? 10,800। तो दिस विल बी 10,800, 10,000
800। ठीक है सर, ये 16 9 सा कितना होता है सर? 14 400। तो ये आ गया अपना 14 400, 14 400। हाँ 18 सा 32 400, 32 400, 324। देखो 18 स्क्वायर, अगर मैथ्स अच्छा है ना तो ऐसे काम आता है, लेकिन अपने को मस्ती नहीं करनी है। अपन को तो एग्ज़ाम में कैलसी लेके जाना है और कैलसी पे ही करना है, ठीक है। वहाँ जाके इतना स्मूथली हाथ चलने भी नहीं वाला है, ये बात अब याद रखना, ठीक है। ये आ गया आपका 25 200, 25 200, 32 400। ठीक है सर, परफेक्ट। अच्छा अच्छा, बाय एनी चांस अपने को ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट ऑफ द आईटीसी नहीं दिया हुआ था, अपने को खाली कितने थे? 4 परचेजेस दिए हुए थे, उसके बारे में अपने को डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अपने को अमाउंट दिया हुआ है क्या? सीजीएसटी एसजीएसटी का। चलो इसको थोड़ा सा अपन रिफर्बिश करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अच्छा सबसे पहला वाला क्या था अपना सबसे पहला वाला जो अपना परचेज था वो तो कार परचेज बाय द फर्म। ठीक है, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, कार परचेस्ड बाय फर्म। और अपने को क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी बताया कि अपना जो जीएसटी का अपना इंटर मतलब परचेजेस पे था, वो पूरा अपने पास जो क्रेडिट है वो सीजीएसटी एसजीएसटी का ही है, ठीक है। तो अपन ज़्यादा यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे ही नहीं, जब उसने क्वेश्चन में दे रखा है तो अपन सिर्फ 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है सर, परफेक्ट। चलो इतना हो गया। इसके बाद कार परचेस्ड बाय द फर्म, कितना कितने अमाउंट इस पे जीएसटी कितने का था? 42,000 बट मिलेगा क्या आईटीसी? नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? ब्लॉक क्रेडिट 17,500। यहाँ पे नोट दूंगा मैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 17(5) ITC of GST paid on motor car purchase is blocked unless used for specific purpose। अच्छा, यहाँ पे क्या उसको स्पेसिफिक पर्पस बताने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। अगर स्पेसिफिक पर्पस में से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती कार तो अपन उसका बता दें। अच्छा, अपन ने एक चीज़ नहीं बताई, उसकी कैपेसिटी लेस देन 13 की है। एज पर कार आईटीसी ऑफ द मोटर कार परचेज्ड विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन, ठीक है, विद अ सीटिंग कैपेसिटी of up to 13 is blocked unless used for specific purposes। ठीक है, is blocked unless used for specific purposes। ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले पे आओ। दूसरा वाला अपना क्या परचेज था? दूसरा वाला ऑफिस रेंट था, ठीक है भैया। ऑफिस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ये मिलेगा क्या? ये भी नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या रहेगा सर? इसका रीज़न ये रहने वाला है कि सिंस लैंडलॉर्ड डिडंट फाइल his GSTR 1 within time and thus ITC isn't reflected in GSTR 2B ऑफ, क्या नाम है इस बंदे का? ऑफ मेसर्स ABC एंड कंपनी। ठीक है, परफेक्ट। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है भैया? अगला पॉइंट है प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर राजेश।
प्रोफेशनल फीस पेड टू राजेश। यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 18,000 रुपये का आईटीसी यहाँ पे बनता है अपना। 18,000 का है ना, हाँ 18,000 का, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख लेंगे 18,000, 18,000, ठीक है। कुछ अलग से नोट वोट देने का ज़रूरत है क्या? ऐसे तो देखो कुछ वो नहीं है, पॉइंट नहीं बनता, बट अपन ने सर्विसेज ली है, ये कहीं स्पेसिफिकली ब्लॉक नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ आउटसाइड द स्कोप सिंस TDS इज डिडक्टेड अंडर 194J, इट इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। आप इतना ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। चलो, तभी अगर आप नहीं भी बताते ना इस वाले पॉइंट में तो चलता है, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी ऐसा कुछ बोला नहीं, और अपन ने स्पेसिफिकली बोलूँ तो इसको यूज़ भी अपन अपने बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सिंस यूज्ड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नहीं भी लिखते तो भी चल जाता था, बट कोई बात नहीं। एंड चौथा वाला क्या था अपना? चौथा वाला था कंप्यूटर परचेज। कंप्यूटर परचेज 3,000 का था ना, 3,000, ठीक है सर, 3,000। तो टोटल इसमें भी कुछ लिखने का ज़रूरत है क्या? कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है, वही सेम चीज़ ही होएगा कि अपन यूज़ कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो मैं बस वो सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जब ऐसा रहता है ना कि अपन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो और वो पॉइंट पे आईटीसी मिलता है और उसका कोई अलग से पॉइंट नोट नहीं बनता, तो बस इतना लिख देना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो भाई, कॉपी हो जाओ, यहाँ पे पेस्ट हो जाओ, डन, परफेक्ट। ये आ गया अपना टोटल आईटीसी अवेलेबल। $21,000, ठीक है सर। 21,000 रुपीज़ का टोटल आपके पास आईटीसी अवेलेबल है। अब आ जाते हैं अपन अपने अगले पड़ाव पे, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, ठीक है सर। कहीं अच्छा सा बॉक्स है क्या कॉपी करने के लिए? चलो भाई, आ जाओ बेटे। कितना है टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी? अपना है 25,200, 25,200, 32,400, 25,200, 25,200, 32,400, ठीक है सर, परफेक्ट। मेरे पास आईटीसी अवेलेबल कितना है? मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है सिर्फ 21,000 CGST SGST। अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सर हमको IGST हेड को ख़त्म करना है। आप बेवकूफ़ हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो, ठीक है सर। आपको IGST हेड में क्रेडिट लेजर में पैसा है ही नहीं अपने पास, ठीक है। अगर क्रेडिट लेजर में पैसा होता तो अपन बोलते कि हमको सबसे पहले IGST हेड को खत्म करना है। अब आप सोच रहे होगे कि नहीं तो पहले 32,400 को पे करेंगे, ऐसा नहीं है। वो यूटिलाइजेशन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस IGST को दी जाती है। पेमेंट के टाइम पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले इसको ख़त्म करो, ठीक है। कभी भी याद रखना, CGST को अगर यूज़ करना है यूटिलाइजेशन ऑफ IGST में, तो सबसे पहले CGST खुद की अपनी लाइबिलिटी खत्म करेगा, फिर वो IGST की हेल्प करेगा। तो यहाँ पहले खुद की लाइबिलिटी खत्म हो नहीं रही है और इनको दूसरों की हेल्प करनी है, ठीक है। 21,000 का CGST SGST बैलेंस को यहाँ निपटाएंगे एंड ये आ जाएगा अपना नेट IGST पेबल इन कैश, मिनिमम IGST पेबल इन कैश, दैट विल बी ऑफ 4,200 का CGST, 4,200 का SGST और 32,400 का IGST। कहानी होती है ख़त्म, ठीक है। इस हिसाब से अपने क्वेश्चन नंबर 16 अपन ने ख़त्म कर लिया है। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, देखें तो सही। ये देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 17 करना क्या है, यू हैव टू कंप्यूट द नेट जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है, ऑफ मेसर्स श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। देखो पेबल इन कैश नहीं बोला उसने, बोला है ऐसा बस बता दो कि नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आएगी, ठीक है। ओके, अज्यूम दैट द रेट ऑफ जीएसटी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, कुछ बोला नहीं है जब तक 9-18% का है। टर्नओवर ऑफ श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वॉज 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ऑल अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ऊपर जो दिए हुए अमाउंट है वो सारे के सारे एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, ठीक है। श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कैलकाटा, ठीक है। उन्होंने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है भैया इन्होंने, अब यहाँ पे कहीं स्पेसिफिकली बताया नहीं है परचेज कौन सा है, सेल कौन सा है, तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये तो इंटरस्टेट सेल है, ठीक है भैया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना मेरे रेफरेंस के लिए सेल लिख लेता हूँ, दिस इज़ अ सेल, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसका अपन, हाँ ये सेल है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद में क्या बोला है, गुड्स परचेज्ड, दिस वन इज परचेज। और क्या बोला है, सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइडेड है, सर्विस प्रोवाइडेड में सेल में आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे चलो ठीक है, आगे पढ़ते पढ़ते करते हैं। सबसे पहले वाले में लिखा है इंटरस्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग 1 लाख रुपीज रिसीव्ड एज एडवांस इन जनवरी 2000, ठीक है। द इनवॉइस फॉर द एंटायर सेल वैल्यू इज इशूड ऑन 15th of Feb। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपने अगर पढ़ा होगा टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर, जो कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि पिछले चैप्टर्स पढ़ के आना, उम्मीद है आप लोग नहीं पढ़ के आए होंगे, मेरा काम है आपको रिवाइज कराना। सुनो मेरी बात, मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में कि जब कभी भी अपने को एडवांस में पैसा रिसीव होता है इन केस ऑफ गुड्स, अपने लिए वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स की बात कर रहे हो अपन, बराबर है। तो गुड्स के केस में जिस दिन आपको डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस वाला जो डेट है ना, इट इज ऑफ नो यूज टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे अपना टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और यहाँ पे अपने को टैक्सेबल गुड्स का अपन ने सेल करा जनवरी महीने में, और 15 फरवरी को अपन ने क्या कर लिया उसका, नहीं उस दिन तो अपने को एडवांस मिला, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द एंटायर सेल वैल्यू इज इशूड ऑन इनवॉइस फॉर द एंटायर सेल वैल्यू इज इशूड ऑन 15th of Feb, ठीक है। कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि अपन ने सेल जो किया है वो किस महीने में करा, इंक्लूडिंग नहीं, अच्छा वो भी जनवरी महीने में करा है, ठीक है, ओके, नो वरीज। जनवरी महीने का कोई डेट नहीं किया तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि 30 दिन के अंदर अपन ने इनवॉइस इशू करा है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं पे भी स्पेसिफिकली ये बोला नहीं है कि आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, ठीक है। और डेट जब तक नहीं दी है अपने को कि किस दिन सेल किया, तो अपन लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस भी नहीं निकाल पाएंगे, तो अपन कंसिडर करेंगे कि इसने विद इन द टाइम किया है। अब 15th Feb को इसने इनवॉइस भी इशू कर दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई अपना 15th Feb होगा, ठीक है, 15th Feb होगा। इवन दो आपने लाख रुपए का एडवांस जनवरी महीने में रिसीव कर लिया है, इट डजेंट मैटर, पूरा का पूरा 4 लाख के ऊपर जो आपने पेमेंट किया होगा, रिसीव किया होगा, ठीक है, अब सेल है ना, तो जो भी आपने पेमेंट रिसीव किया होगा वो आपके फरवरी महीने की लायबिलिटी में ही आएगा, ठीक है सर, ये फरवरी महीने की लायबिलिटी पे आएगा, ओके। उसके बाद गुड्स आपने परचेज करे थे फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन 20th Feb, ठीक है, इंटरस्टेट परचेजेस थे, अच्छा 1 लाख के टोटल परचेजेस थे, जिसमें से इंटरस्टेट परचेजेस है 30,000 के एंड द बैलेंस परचेजेस आर इंट्रास्टेट। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, इंट्रा तो बात की बात है, अनरजिस्टर्ड बंदा आपसे जीएसटी कलेक्ट कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो जब कभी भी एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदता है ना, इट इज डीम्ड टू बी एग्जेम्प्ट, ऐसा बोला जाएगा कि उस पर जीएसटी तो लगा ही नहीं। जब जीएसटी नहीं लगा तो आपको आईटीसी क्या करना, आईटीसी क्या मिलेगा फिर, है कि नहीं। चलो तो यहाँ पे नो आईटीसी, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, नो आईटीसी, ठीक है सर, परफेक्ट। उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में एक सेकेंड ना, यस उसके बाद में बोला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रिपेयरिंग, ध्यान देना भाई साहब, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रिपेयरिंग, ठीक है, रिपेयरिंग इज द इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्यों रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट रुक दो बस, ठीक है। सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी थी बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज पार्ट ऑफ अ
रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और ये इंट्रास्टेट आपका ट्रांजैक्शन था। तो यहाँ पे CGST SGST आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो एग्जेम्प्ट होता है, हमने वो कंस्ट्रक्शन सर्विस में पढ़ा था एग्जेम्पशन चैप्टर में। अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था। वहां पे क्या था, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के केस में वो एग्जेम्प्ट होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, ये वाली जो चीजें होती है ना, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये काम करते हो, ठीक है, इन अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज पार्ट ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। बट यहाँ पे अपन कंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे अपन जो सर्विस दे रहे हैं वो रिपेयरिंग की सर्विस है, एंड देयरफॉर इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो यही चीज अपन को नोट में भी लिखनी पड़ेगी। तो ये जो ₹1,00,000 है, चलो एक बार अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक बार एग्जामिशन चैप्टर के नोट्स में से दिखाता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये देखो, मैंने खोल के भी रखा था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो क्या लिखा है, ओनली कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग ऑफ ओरिजिनल वर्क, रिपेयरिंग नॉट कवर्ड। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, रिपेयरिंग इज नॉट कवर्ड भैया। ठीक है, रिपेयरिंग इज नॉट कवर्ड। चलो आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, तो ये अपना टैक्सेबल होगा सर्विस में। अच्छा, अभी अगला जो है ना, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ जीटीए। भाई साहब, आपने क्या किया है, जीटीए सर्विसेज रिसीव करी है, तो सर जीटीए सर्विसेज पे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगता है, हमने जो टैक्स का पेमेंट किया होगा हम उसका जीएसटी तो ले लेंगे, क्रेडिट तो ले लेंगे, बट वो हमारा पेबल इन कैश आएगा। बराबर है, यही लग रहा होगा आपको। बट आगे देखो क्या लिखा है, जीटीए जो है, ठीक है, इज पेइंग टैक्स एट द रेट 12% एंड इट इज एन इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन। भाई साहब, आपने सर्विसेज रिसीव करी है, मतलब एक तरीके से आपके लिए परचेज में आएगा, ठीक है, बट आप सोच रहे हो कि हमको ही जीएसटी पे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। जीटीए में जो जीटीए सर्विस होता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अपन ने पढ़ा था कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले इनवॉइस इशू करते हैं 12% की रेट पे, तो भाई साहब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। देखो दिखाता हूँ एक बार आपको, कहाँ गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्लास नोट्स, ये देखो कहाँ गए अपन, हाँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म 12% विद आईटीसी। अगर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऑप्ट करते तो 5% की रेट से जीएसटी लगता, बट यहाँ तो 12% की रेट से लग रहा है। मतलब इसका ये है कि जीटीए वाले ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करा है, एंड क्योंकि उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करा है तो अपन ने जो उसको जीएसटी दिया होगा वो क्या होगा सर, उसका अपने को क्रेडिट मिल जाएगा। तो दिस विल कम अंडर परचेज एंड यहाँ पे अपने को आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने को नेट जीएसटी लाइबिलिटी उसकी कंप्यूट करनी है, आराम से आ जाएगी। पहले उसकी टोटल अपन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाल लेंगे अवेलेबल कितना है, और माइनस करके नेट जीएसटी पेबल बता देंगे। चलो फिर चालू करें, आ जाओ सॉल्यूशन बुक पे, छोटू सा पॉइंट होने वाला है इसका। ठीक है, दो ही तो इसमें सर्विस थी, क्या क्या थी भैया, सबसे पहले अपन ने सेल में लिख के रखा है ना, देखो एक मिनट, सेल वाली दो सर्विसेज थी अपनी, पहली थी अपनी इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड दूसरा था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इंटरस्टेट सप्लाई एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज।
अब मेरे को इसमें नोट देना है ना, एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। मेरे को नोटिंग करनी है, इसलिए मेरे को अलग से लिखना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड। चलो, पहला वाला था इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, कितने रुपए का था ये, क्या रेट था इसका, 4 लाख। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट क्या दूंगा, नोट दूंगा कि भाई हमारा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ इशूइंग द इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। सो द डेट ऑफ रिसीविंग द एडवांस इन द मंथ ऑफ जनवरी इज इररेलेवेंट। ठीक है, सिंस टाइम ऑफ सप्लाई in case of goods is determined on the basis of issuing the invoice, comma, receipt of 1 lakh rupees advance in January is irrelevant। ठीक है, चलो परफेक्ट, पहला वाला हो गया। इस पे मेरा जीएसटी कितना आएगा, इंट्रास्ट रेट है तो 9% की रेट से 36,000, 36,000। ठीक है सर, इसके बाद में जो मेरा दूसरा परचेज था वो क्या था, सॉरी, जो दूसरा सप्लाई था वो मेरा सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर रिपेयर वर्क। ठीक है, फॉर रिपेयर वर्क। इसका अमाउंट कितना था सर, इसका अमाउंट था 1 लाख रुपए का। एंड ये इंट्रास्ट रेट था कि इंटरेस्ट रेट था, ये भी इंटरेस्ट रेट था, विच मीन्स इस पे मेरा जीएसटी कितना आएगा, 9% की रेट से 9,000 आएगा, 9,000 आएगा। ठीक है सर, परफेक्ट। नोट क्या देंगे सर, नोट यहाँ पे देंगे कि भाई साहब एज पर, ठीक है, एज पर मत लिखो, आप सिर्फ नोट में इतना लिख दो, कोई बड़ा आंसर नहीं लिखना है। आप इतना लिख दो कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ठीक है, ऑफ कंस्ट्रक्शन is exempt if it is a construction services, since it is a since in the instant case it is a repair service, it will be taxable। ठीक है, construction services provided by pure labor contract is exempt, full stop। However, repair services will be taxable। सिंपल। ठीक है, रिपेयर सर्विसेज टैक्सेबल होगी। इससे मुझे मिल जाता है मेरा टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ 45,000। ठीक है, ये हो गया, कहानी खत्म। अब आ जाओ अगले पोर्शन पे, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी अवेलेबल। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आईटीसी अवेलेबल। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स आएगा,
उसके बाद में मेरा वैल्यू आएगा, फिर मेरा CGST आएगा, SGST आएगा एंड इवेंचुअली IGST आएगा। अब परचेज में सबसे पहले मैंने क्या गुड्स परचेज करे थे फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर। जब कभी भी एक रजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर GST अपने को क्रेडिट मिलेगा नहीं। और तीसरा मैंने GTA वाला था, ठीक है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। कितने रुपए के थे? लाख रुपए के थे। कोई भी इस पे GST का क्रेडिट मेरे को नहीं मिलेगा, नोट देना पड़ेगा मुझे। तो मैं नोट में क्या लिखूंगा? सिंस गुड्स परचेज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम an unregistered person is exempt, ठीक है सर, हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट अपने को बोल रहा है गुड्स सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अ GTA। क्या था? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव फ्रॉम GTA, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम GTA। कितने रुपए की है भैया? 2 लाख की। 2 लाख पे, अच्छा ये क्या इंटर है इंट्रा है? इंटर है, तो इस पे मेरे को 18% की रेट से 36,000 रुपये का ITC का IGST का ITC मिल जाएगा। मैं नोट में क्या लिखूंगा? सिंस द क्या था? GTA इज पेइंग, सिंस GTA यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज पेइंग टैक्स एट द रेट 12%, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड देयरफॉर क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। सिंस GTA is paying tax at the rate 12%, comma, therefore it's implied that forward charge mechanism is applicable, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा मेरा टोटल ITC अवेलेबल, दैट इज ऑफ डैश डैश एंड 36,000, ठीक है। मेरे पास टोटल ITC कितना अवेलेबल रहेगा? 36,000 रुपीज़ का, नहीं 36 नहीं, 12% की रेट से वो पे कर रहा है ना, माय बैड। 24,000 का अवेलेबल रहेगा, ठीक है, 24,000 का अवेलेबल रहेगा। और यहाँ से मैं कंप्यूट कर लूँगा मेरा कंप्यूटेशन ऑफ IGST लाइबिलिटी, नेट GST लाइबिलिटी। चलो बटे, ठीक है। अपने को उसने ऐसा थोड़ी पूछा था पेबल इन कैश बताओ, ठीक है। तो अपना कितना था पेबल? 45,000 डैश, एंड मेरे पास IGST में अवेलेबल है 24,000। तो मैं 12 यूज़ कर लूँ, कर सकता हूँ। मैं पूरा 24 एक तरफ यूज़ कर लूँ, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आपकी इच्छा। मैं पूरा 24,000 एक तरफ यूज़ करूँ, डैश यहाँ करूँ, तो कहानी क्या बचेगी? कहानी ये बचेगी कि मुझे 45,000 का पूरा पे करना पड़ेगा इसका केस में, SGST के केस में, एंड मेरे को 21,000 अभी पेबल रहेगा मेरा CGST के केस में,
ठीक है, तो ये आ गया मेरा नेट जीएसटी का लाइबिलिटी। चलो भाई, ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त। आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। राइट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18? देखो, कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट करना है नेट जीएसटी लाइबिलिटी। ये देखो, ये रहा, कैलकुलेट द नेट जीएसटी लाइबिलिटी टू बी पेड इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2000, अज्यूमिंग कि रेट ऑफ जीएसटी 9%, 9%, 18% है। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। ठीक है, और क्या बोला है आपको बाकी इसने? हाँ देखो, यहाँ पे अमाउंट ऑफ आईटीसी ब्रॉड फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई के महीने में अपना आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये दिया हुआ है। अब मेन क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। एकांत नाम का सप्लायर है जो कि रजिस्टर्ड है इन द दिल्ली, ठीक है। इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ प्लास्टिक रेनकोट्स, प्लास्टिक रेनकोट्स जो भी है, ठीक है, वो रेनकोट्स बेचता है। ही फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय हिम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई के महीने में उसने कितनी परचेज, कितनी सेल करी है, उसकी डिटेल दी हुई है। देखो, यहाँ पे बोला है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कि ये क्या है? ये है एक सेल। ठीक है सर हमको भी समझ में आ रहा है, बट ये लिख लोगे ना अगर, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है। और आगे मैं एक और एक चीज़ बताऊंगा कि उसमें और क्या लिखना। यहाँ मैंने सेल लिख लिया, ठीक है। फिर इन्होंने बोला इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है सर, तो ये भी सेल है। अच्छा, ऊपर वाला इंटर स्टेट है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे लगेगा सर इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी, है ना। और नीचे वाला इंट्रा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? C&S। परफेक्ट। अगला वाला भी इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है। अच्छा, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है सर। तो ये क्या हो रहा है? आपने किया है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप रजिस्टर को करो, अनरजिस्टर्ड को करो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी तो कलेक्ट करेगा ही। तो ये भी एक सेल है। एंड यहाँ पे कौन सा सेल माना जाएगा? ये क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो इधर भी C और S लगेगा, ठीक है सर। परफेक्ट। अगले वाले पोर्शन पे आओ। इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, क्या बात है भैया, इंट्रा स्टेट सप्लाई है आपका, तो ये आपका परचेज आएगा। ये भी नीचे वाले भी दोनों परचेज ही रहेंगे क्योंकि इनवर्ड सप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। आगे की डिटेल देखो, ये इंटर स्टेट है इनवर्ड सप्लाई, ये इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई है। अच्छा जी, अब यहाँ एक फ़र्क आएगा। देखो, पहला वाला इंटर स्टेट परचेज है, इस पे आपने C और S पे किया होगा। इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से आया है, यहाँ पे आपने IGST पे किया होगा। और आप कौन हो? आप एक रिसिपिएंट हो, आपका काम है यहाँ पे GST पे करना, ठीक है, अगर सामने वाला कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल है तो। लास्ट वाला बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ द इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई साहब, जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो आपसे IGST थोड़ी ना कलेक्ट करेगा, इंटर है ना, सॉरी CGST SGST थोड़ी ना कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मेरा GST नहीं आएगा, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे GST पे नहीं करूँगा क्योंकि सामने वाला जो मेरा ये है, क्या कहते हैं, सप्लायर, वो क्या है? सप्लायर इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है सर। परफेक्ट। तो CCC CSS वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट इंटरस्टेट अपन का सप्लाई में कितना रहेगा? सप्लाई में पहले वाले में IGST लग जाएगा और दूसरे वाले में SGST इंटरस्टेट इंट्रास्टेट 30 लाख का है ना। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ दिया है क्या डिटेल। आओ नीचे देखो, नीचे की डिटेल्स में क्या दिया है? IGST क्रेडिट ऑन द कैपिटल गुड्स परचेज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज करे थे जुलाई के महीने में और उस पर आपने IGST कितना पे करा है? 1.5 लाख। पूरा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा क्रेडिट इसका। CGST SGST क्रेडिट ऑन अदर इनवर्ड सप्लाईज, ठीक है, कितना कितना है? 50,000 का, 50,000 का CGST SGST का अमाउंट दिया हुआ है। और क्या बोला है? इट इंक्लूड्स अ क्रेडिट ऑफ 5,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ क्लब। तो भाई साहब, यहाँ पे आपको जो है ना 5,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। 5,000 का जो ये क्रेडिट है ना, दिस विल बी ब्लॉक्ड,
क्योंकि 17(5) में बोला है मेंबरशिप ऑफ क्लब वाली जो सर्विस होती है जिस पे आपने जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल कोई ऑब्लिगेशन हो एम्प्लॉयर के ऊपर, और यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। उसके बाद में बोला है कि अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत, जो कि एक लॉयर है लोकेटेड इन दिल्ली, एंड दिस इज एन इंट्रास्टेट सर्विस। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका ये एक इंट्रास्टेट सर्विस आपने रिसीव करी कंसल्टेंसी की सर्विसेज फ्रॉम अ लॉयर। जब कभी भी अपन लॉयर से कोई सर्विसेज रिसीव करते हैं ना उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अपने को यानी कि रिसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, जो आरसीएम में आप जीएसटी पे करते हो वो कैश में पे होता है, ठीक है। आपने जो पे किया है उसका आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा, बट आपने जो भी पेमेंट किया है ना वो कैश में होएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ क्या करोगे, आईटीसी जब कंप्यूट करोगे अवेलेबल वाला आईटीसी वाला, उसमें ये 9,000 इंट्रा है ना, तो 9,000 का आप सीजीएसटी एसजीएसटी में ऐड जरूर करोगे, बट जब पेबल नेट जीएसटी नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश कंप्यूट करोगे तो वहाँ पे 9,000 वापस ऐड भी करके दिखाना पड़ेगा। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है जहाँ पे पूरा आपको नेट मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश निकलवाएगा और एक ट्रांजैक्शन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है ऐसा करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा टिपिकल क्वेश्चन आता है, ये अपने को अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अपन क्या करेंगे इसका सोल्यूशन करते हैं। कहाँ गए अपन के बुक, ये रही। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18 ना, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, टोटल जीएसटी लाइबिलिटी के निकाल लूँगा, ठीक है। ये इधर से उठा लेता हूँ, नहीं इधर से थोड़ी उठेगा, ये वाला लेते हैं। ठीक है, आओ बेटा इरेजर, ठीक है। चलो पहला वाला क्या था अपना, पहला वाला था कौन सा था भाई, एक सेकेंड मेरे को क्वेश्चन खोल लेने दो। हाँ, वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज एंड वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है, दो ही तो थे, और क्या था, इंट्रा स्टेट, इंट्रास्टेट पहले था कि इंटर था, पहले पहले इंटर था, इंटरस्टेट सप्लाईज, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक था ना वो भी अपना इंट्रा स्टेट सप्लाई था, ठीक है, ओके। अब अमाउंट कितने थे, 30 लाख, 50 लाख और 15 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 15 लाख, ठीक है सर। रेट अपने को 9,918 का दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटर स्टेट में तो 18 के हिसाब से 5,40,000 आ जाएगा, ये हो गया ख़त्म। और इंटर के हिसाब से यहाँ पे आएगा आपका 4,50,000, 4,50,000 बराबर है, इंटर इंट्रा ही है ना दोनों, हाँ। और यहाँ पे कितना आएगा 1,35,000, 1,35,000, 1,35,000। सर इतना फटाफट कैलकुलेट कैसे कर लेते हो, देखो मैं कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूँ, बट ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 15 लाख का 10% होता है 1.5 लाख, अपने को 9 चाहिए तो उसमें से 1% कम करना पड़ेगा, सिंपल 15,000 कम कर दो उसमें से, तो दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू 1,35,000, ठीक है सर। चलो भाई, अभी यहाँ पे आएगा अपना 5,85,000 का टोटल आउटपुट लाइबिलिटी, इधर भी वही आएगा 5,85,000 एंड दिस विल गिव यू 5,40,000, ठीक है। चलो बढ़िया, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ
आईटीसी अवेलेबल पे। अब उसमें भी 3 चीज़ें हैं और अपने को एक ओपनिंग बैलेंस का भी दिया हुआ है और नीचे और भी दिया हुआ है, अलग से ही करते हैं इसको। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल कौन से महीने का अपने को करना है, जुलाई, इन मंथ ऑफ जुलाई एक्स एक्स ऊपर भी फॉर जुलाई एक्स एक्स। ठीक है सर, परफेक्ट। पर्टिकुलर्स IGST SGST CGST एंड वैल्यू। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक बार लाइट ऑन कर लेंगे। ठीक है, यस। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया था, इंट्रास्टेट परचेज किया था, फिर इंटरस्टेट किया था, फिर वापस इंट्रास्टेट किया था। ठीक है, पहला क्या था, इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट परचेज। दूसरा क्या था, दूसरा, एक मिनट रुको, स्मार्ट। ठीक है, क्या क्या वैल्यू थी, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। ये जो 2 लाख वाला है ना, इस पे मेरे को अलग से एक नोट देना पड़ेगा कि क्योंकि मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदा था तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है सर, परफेक्ट। तो मैं पहले यहाँ नोट लिख लूँ क्या, काम करो, पहले नोट लिख लो। सिंस परचेस्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर therefore no GST लेवी 10 नो ITC। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, 10 लाख पे इंटरेस्ट रेट था तो भाई साहब 90,000, 90,000 डैश। 5 लाख पे बराबर है, 5 लाख पे इंटरेस्ट रेट तो यानी कि 90,000। उसके बाद में 2 लाख पे इंटरेस्ट रेट परचेज, बट यहाँ पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगले पॉइंट पे आओ, अगले पॉइंट में उसने आईजीएसटी क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स बोला है। आईजीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स कितने का है भाई साहब, ये है 1,50,000 का। तो दिस विल गिव यू 1,50,000 का क्रेडिट यहाँ पे। उसके बाद आपने लिया था CGST SGST का क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाईज, GST ऑन इनवर्ड सप्लाईज, बट यहाँ पे मुझे नोट भी देना है। नोट क्यों देना है, क्योंकि भाई यहाँ पे 50,000 में से 5,000 इज इंक्लूडेड फॉर मेंबरशिप ऑफ क्लब सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट दूंगा। ठीक है, 5,000 इज ब्लॉक्ड सिंस क्लब मेंबरशिप ऑफ क्लब, बेवकूफ आदमी, मेंबरशिप ऑफ क्लब सर्विस इज ब्लॉक्ड। ठीक है, एज पर सेक्शन 17(5). ठीक है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है क्या, थोड़ा मैं तो मैनेज कर सकता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा। और कुछ बचा क्या, हाँ वो कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस भी तो लिए ना बाबू, कंसल्टेंसी फ्रॉम लॉयर। कुछ इसमें अलग से नोट देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितने का था,
1 लाख का था, अब 1 लाख पे 9% इंटरेस्ट रेट है ना, हाँ। तो 9,000 और ऊपर वाला जो अमाउंट था उसके केस में 45,000। ठीक है, इतना परफेक्ट है, यहाँ तक ठीक है। अब मेरा टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरे को पता चल जाएगा यहाँ से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू, वो तो 240 आएगा, और ये कितना आएगा 144। ठीक है, 144 का सी और एस रहेगा। एंड नहीं, मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा, माय बैड, रुको 1 मिनट। यही होता है, छूट जाता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था भाई साहब, 2 लाख, 2 लाख और 5 लाख, राइट, 5 लाख का था ना, हाँ 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ से 290, 335 और 344 का CGST SGST रहेगा। एंड 5 लाख प्लस एक 50, 650, 740, दिस विल बी 740। ठीक है, 740 का मेरा अवेलेबल रहेगा IGST। अब मेरे को कंप्यूटेशन करना है मेरे नेट जी में, 1 मिनट, टोटल ITC अवेलेबल है। राइट, चलो अब अपन क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेबल इन कैश। हाँ जी बेटे, टोटल पेबल कितना था, टोटल पेबल था 585, 585, 540, 585, 585, 540। ठीक है, उसके बाद में मेरा, अब मेरे को यूटिलाइजेशन करना है, तो सबसे पहले मैं IGST का क्रेडिट उड़ाऊंगा। ठीक है, IGST क्रेडिट यूटिलाइज्ड कितना है मेरे पास, IGST का क्रेडिट 740 का है, तो पहले तो इधर से निपटाओ। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब मेरे पास अभी भी 2 लाख का बच रहा है, मैं क्या करूँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं पूरा का पूरा 2 लाख एक तरफ निपटा लूँ, मैं एक चीज़ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 1-1 लाख निपटाऊँ, मेरे ऊपर है। ठीक है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको कैसे यूज़ करना है। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई, सब गायब हो गया था। ठीक है, कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको एक ही तरफ यूज़ करना है या दो तरफ यूज़ करो। मैं चाहूँ तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 2 लाख यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया यूज़, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसके बाद में मैं मेरा यूज़ करूँगा CGST क्रेडिट यूटिलाइज्ड। कितना है मेरे पास, 344 है, पूरा यूज़ कर लूँगा 344। ठीक है, ये मेरे पास है नहीं, फिर माइनस करूँगा मैं SGST क्रेडिट यूटिलाइज्ड। मेरे पास है ही 344, तो उतना ही यूज़ कर पाऊँगा, बाकी का मेरे को कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर है, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मेरा नेट मिनिमम GST पेबल इन कैश।
कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 544 जा रहा है ना, तो 41,000 इधर आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2,41,000 आएगा। सर आप एक चीज़ भूल रहे हो लगता है, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9,000 dash, therefore total GST payable in cash will be 50,000 2,50,000। क्या बोलते हो, समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ पे होता है आपका आंसर खत्म। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, समझ में आया? चलो फटाफट से आ जाओ आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19? अपन ने प्रॉपर नोटिंग दी ना, एक बार देख लो तो, जहाँ जहाँ देने की ज़रूरत थी। पहला नोट अपन ने ब्लॉक क्रेडिट पे दे दिया, फिर कैपिटल गुड्स पे कुछ देने का ज़रूरत नहीं था, इंटरेस्ट रेट परचेजेस पे दे दिया, एंड जीएसटी पेबल इन अंडर कैश में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। एक चीज़ आप चाहो तो एडिशनल लिख सकते हो कि भाई साहब सिंस जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज ऑलवेज पेबल इन कैश देयरफॉर वी हैव एडेड, ऐसा लिखना चाहो तो, समय रहे तो, नहीं भी लिखोगे तो भी अपने को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19? देखो क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है, क्या कहना है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, करना क्या है यहाँ पे कंप्यूट करना है मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय एक्स एंड वाई बाय एक्स वाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। वही रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। ओपनिंग बैलेंसेस दिया है 5,000 5,000 80,000। ठीक है, एक्स वाई ऑफ कैलकाटा इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर स्कीम में जीएसटी पे करता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट्स और रिसीट्स। इसका क्या मतलब, पेमेंट का मतलब है सर अपना परचेजेस, अपन ने पेमेंट किया मतलब अपन ने खरीदा है, और रिसीट अपने को पैसा मिल रहा है मतलब अपन ने सेल किया है। ठीक है, सप्लाई। अब आगे अपना जो इंटरस्टेट परचेजेस है ऑफ ऑफिस स्टेशनरी 140 का है। ठीक है, उसके बाद में रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस टू क्लाइंट्स। ठीक है, ये अपना इंटरस्टेट सप्लाई है। ये कितने का है? अच्छा, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, लॉरी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, जो कि यूज़ होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस टू क्लाइंट्स। मिल जाएगा रिपेयर सर्विसेज, अगर आपने पे करा है उसके ऊपर जीएसटी तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 1,00,000 रुपये का ये अमाउंट है। ठीक है, जीएसटी की रेट्स दी हुई है क्या आपको कहीं क्वेश्चन में? बोला है, आगे दिया हुआ होगा। ठीक है, ये देखो नीचे रेट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब बोला है। ऑफ ऑल द सर्विसेज ऑफिस स्टेशनरी एंड कैलकुलेटर आर 9-9 18%। रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफ अ डायरी आर 14-14 28%। ठीक है, मतलब एक डायरी का 28% की रेट है, बाकी सब चीज़ें हैं 18% की उसकी रेट है। Subject to all the information given above, all necessary conditions for availing ITC have been fulfilled. Figures mentioned above are exclusive of taxes wherever applicable. ठीक है, ऊपर के दिए हुए जो भी फिगर्स हैं दे आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, समझ गया। ये अपने परचेसेस का पोर्शन हो गया, तो अपने को दोनों भी केसेस में आईटीसी मिल जाएगा अकॉर्डिंग रेट से। मैं रेट भी लिख देता हूँ। ऑफिस स्टेशनरी है तो ये एट द रेट 18% है, रिपेयर भी अपना एट द रेट 18% है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आओ सप्लाई में। सप्लाई में उन्होंने क्या बोला है कि इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो आप ऑफिस स्टेशनरी का, ऑफिस स्टेशनरी को बेच रहे हो तो 2 लाख का है। ऑफिस स्टेशनरी खरीदा, ऑफिस स्टेशनरी बेचा, रेट ऑफ जीएसटी विल रिमेन द सेम। परफेक्ट। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ 500 कॉम्बो पैक्स, वो कॉम्बी लिख दिया गलती से, वो कॉम्बो होना चाहिए था, कंटेनिंग 1 कैलकुलेटर एंड 1 डायरी। एक डायरी और एक कैलकुलेटर का कॉम्बो बना के बेचते हो। ऐसे कुल मिला के आपने 500 कॉम्बो बेचे हैं 4 लाख रुपए के लिए। ठीक है, 500 कॉम्बो।
तो भाई साहब जब कभी भी कॉम्बो प्राइस आप बेचते हो, जब ऐसा कॉम्बो है ना, तो ये या तो कॉम्पोजिट होगा या फिर ये क्या होगा, मिक्स्ड होगा। अब मुझे तो ये कॉम्पोजिट नहीं लगता। रीजन क्या है? कॉम्पोजिट इसलिए नहीं लगता क्योंकि नेचुरली बंडल नहीं होते, ये अपने आप में सेपरेटली बिकता है। कैलकुलेटर अलग बिकता है, डायरी अलग बिकती है। जरूरी है कि दोनों साथ में बिकेंगे? नेचुरली बंडल नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप कोई चीज़ों को एक से ज़्यादा टैक्स सप्लाईज को अगर एक साथ बेचते हो, सेम प्राइस पे बेचते हो, एंड उसमें आपका जो क्या कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई अगर नहीं है, तो वो मिक्स सप्लाई होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नीचे कहीं इसकी डिटेल दी है क्या, ये देखो सेकंड पॉइंट में, ईच कॉम्बो पैक कंटेनिंग वन कैलकुलेटर एंड वन डायरी is priced at 800 rupees, is priced at 800. The calculator and diary are individually priced as 700 and 200। मतलब दोनों की इंडिविजुअल प्राइस है 700 और 200 की, बट आप वो इंडिविजुअल प्राइसेस पे नहीं, आप सिंगल प्राइस पे बेच रहे हो 800 रुपए पे। इसका ये क्लियर मतलब है कि दिस इज अ मिक्स्ड सप्लाई, एंड क्योंकि मिक्स्ड सप्लाई है तो इसमें टैक्स रेट भी हायर वाली लगेगी। और हायर क्या है? कैलकुलेटर पे तो 18% है, लेकिन डायरी पे 28% है, तो यहाँ पे आपका टैक्स रेट भी एट द रेट 28% का होगा। ठीक है सर, परफेक्ट। उसके बाद में क्या बोला है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू शुभ विधि बैंक इन विथ रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स इन द अर्बन एरिया ब्रांच। मैं आपको बताऊं, आपने एग्जामिशन चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई साहब जब कभी भी एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसी बैंक को सर्विस देता है इन द रूरल एरिया तो वो एग्जेम्प्ट होता है, बट ये तो अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया में दी गई सर्विस एग्जेम्प्ट होगी क्या? नहीं सर, वो टैक्सेबल होगी। आओ एक बार दिखाता हूँ आपको। बैंकिंग सर्विसेज नंबर 15 पे है ये, बिजनेस फैसिलिटेटर और कंपोनेंट वाला। ठीक है, 14 पे बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को रूरल ब्रांच में, अगर उसकी रूरल ब्रांच को सर्विस देता है ना रूरल एरिया में, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। बट अपन ने कहाँ दिया है? अपन ने दिया है मालिक अर्बन एरिया में, तो देयरफॉर इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो ये टैक्सेबल होगा एट द रेट 18। ठीक है, एट द रेट 18 होगा। और कुछ दिया है क्या? नीचे देख लो इन्फॉर्मेशन में, 10% ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो आपने ये ऑफिस स्टेशनरी का 2 लाख रुपए का सप्लाई किया है ना, उसमें से 10% यानी कि 20,000 जो है वो आपने अनरजिस्टर्ड लोगों को किया है। क्या फर्क पड़ता है? आप सोच रहे हो कि अनरजिस्टर्ड को किया है तो जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। अरे बेचने वाला तो रजिस्टर्ड है ना, आप अनरजिस्टर्ड हो, आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है नहीं, बट मुझसे अगर क्लास खरीद रहे हो तो आपने जीएसटी उस पर पे किया है, तो फिर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि अनरजिस्टर्ड इंसान जीएसटी पे नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर रिवर्स टाइप मैकेनिज्म में करना पड़ता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, बट जान दो, मिक्स नहीं करते हो सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं आएगा। उसके बाद में एन इनवॉइस ऑफ 40,000 टुवर्ड्स द परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी इज मिसिंग एंड नो अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। ये जो आपने ऑफिस पर स्टेशनरी 1,40,000 रुपए का खरीदा है ना, इसमें से 40,000 रुपए का जो इनवॉइस है वो गायब है। तो 40,000 रुपए का अगर इनवॉइस गायब है तो उसके ऊपर आपको जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास इनवॉइस नहीं है, वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वहां पे क्रेडिट 40,000 रुपए के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, अपने रेफरेंस के लिए और आपकी हेल्प के लिए एक और एक चीज करते हैं अपन क्वेश्चन में। हर जगह इंटर इंटर इंट्रा इंट्रा लिखा है ना, वहां अपन साथ में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, ये भी लिख लेते हैं। देखो, पहला वाला ऑफिस स्टेशनरी जो आपने परचेज किया है वो इंटरस्टेट परचेज था, तो यहाँ पे इट विल गिव यू आईजीएसटी का बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, और ये इंट्रा था तो यहाँ पे आपको सी और एस मिलेगा। ये वाला इंटर था तो यहाँ पे आपको आईजीएसटी लाइबिलिटी आएगी। ये इंट्रा था तो यहाँ सी और एस आएगा। ये भी इंट्रा था तो यहाँ पे भी सी और एस आएगा। ठीक है सर, ये छोटी मोटी चीज़ें करोगे ना तो गड़बड़ नहीं होगी, और कुछ नहीं। यहाँ पे अपने को एक नोट देना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को एक नोट देना है, इधर भी एक नोट देंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अपन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने आंसर में। चलो आओ फटाफट से आंसर लिखते हैं। सबसे पहले क्या कंप्यूट करेंगे? आउटपुट टैक्स पेबल, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, एंड देन अपना क्या कहते हैं, नेट जीएसटी पेबल इन कैश।
ठीक है। सबसे पहले क्या बेचा था अपन ने? सबसे पहले ऑफिस स्टेशनरी सप्लाई किया था। कितने का ऑफिस स्टेशनरी सेल था? 2 लाख रुपए का था। नोट देना पड़ेगा क्या? नोट्स देने पड़ेंगे ना। काम करते हैं, थोड़ी जगह खींच लेते हैं नीचे। ठीक है। ऑफिस स्टेशनरी की सेल अपनी 2 लाख रुपए की थी। इसमें से 10% का जो अपना सेल है बोलता है वो इंटरेस्ट रेट सेल में से इट बिलोंग्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। तो पहले तो मैं अपना ये लिख लेता हूँ कि मेरा जीएसटी कितना आएगा यहाँ पे। 18% की रेट से 36,000 आएगा। बराबर है। अब मैं यहाँ क्या लिख के बताऊँगा उसको नोट में। इवन दो 10% sold to unregistered person, comma, it will still be taxable। ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या सेल किया था अपन ने? कॉम्बो पैक्स, 500 कॉम्बो पैक्स। कैलकुलेटर एंड डायरी। ठीक है। कितना है? 4 लाख का है। इंटरेस्ट रेट है बराबर है। हाँ, तो 9% लगेगा क्या? नहीं सर, यहाँ पे 14% की रेट लगेगी। ठीक है। तो ये 56,000 देके जाएगा, 56,000 देके जाएगा। ठीक है। परफेक्ट। अब यहाँ पे अच्छा नोट लिख देंगे एक। सिंस calculator and diary are not composite supply and priced at single rate, comma, it will be mixed supply and thus highest rate, that is 14%, 28% कर देते हैं। will be applicable। ठीक है सर, ये अपन ने लिख दिया। बहुत बढ़िया। इसके बाद में अपना एक और एक सप्लाई है ना, वो वाला कौन सा है? और क्या सप्लाई किया था भाई? तीसरा, इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाला। सर्विसेज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ठीक है। थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। नोट, since provided to urban bank, urban branch of the bank, therefore taxable। ठीक है सर, therefore it will be taxable। आ जाओ बेटे, कितना था इसका सर्विस अर्बन बैंक वाले का? 1,00,000 रुपए का था। ठीक है, ये था 1,00,000 रुपए का और इस पे 9,000 इंटरेस्ट रेट था ना, तो 9,000 का CGST SGST आ जाएगा।
टोटल आपके पास 65,000 का CGST, 65,000 का SGST एंड फॉलोड बाय 36,000 का IGST बचेगा। ठीक है सर, 36,000 का IGST बचेगा। ठीक है, 36,000 का IGST बचेगा। ये तो अपना पेबल आएगा, मतलब ये अपना आ गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब अपन कंप्यूट करेंगे अपने को कितना अपने पास क्रेडिट पड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक डब्बा कॉपी करते हैं कहीं से। ITC अवेलेबल का बॉक्स मिल जाए, ये मिल गया। ठीक है, क्या क्या खरीदा है? ऑफिस स्टेशनरी खरीदा है। ठीक है, उसमें से 40,000 का बिल नहीं था, और एक वो रिपेयरिंग ऑफ लॉरी वाला है, और ओपनिंग बैलेंस है। तो थोड़ी जगह इसमें भी बनानी पड़ेगी मुझे, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। ओके, इसको तो नीचे। ठीक है, आ जाओ बेटे। सबसे पहले लिख लो ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 5,000, 5,000, 80,000। ठीक है, फिर अपन ने ऑफिस स्टेशनरी खरीदी है। अब वैल्यू तो इसकी 1,40,000 की है, बट अपने पास 1,00,000 के अमाउंट पे अपने को ITC मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है भाई साहब, रीज़न ये है कि 40,000 का आपके पास इनवॉइस ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नोट में क्या लिखोगे? सिंस इनवॉइस ऑफ 40,000 नॉट अवेलेबल। एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा नीचे सरकाना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर ITC अवेलेबल विल बी 1,40,000 माइनस 40,000, दैट इज 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय अपना इंटरेस्ट रेट था तो 18%। ठीक है सर, ये देखे जाएगा कितने का? 18,000। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे इसके वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो ना अपन के वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो अपन 40,000 लिख सकते हैं ना, 140, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 140 का ही रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद में अपन ने एक चीज़ और खरीदी थी ना, क्या खरीदा था? रिपेयरिंग। इसके लिए कोई नोट देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस का है तो मिल जाएगा। रिपेयरिंग ऑफ लॉरी, कितने का इसका वैल्यू था? 1,00,000 रुपए की वैल्यू थी। एंड ये इंटर है कि इंट्रा है? दिस इज़ एन इंटरेस्ट रेट, तो 9,000 0। ठीक है सर, ओके। और कितना ITC मिल जाएगा अपने को? 14,000, 98,000। ठीक है, इतना मेरे पास ITC अवेलेबल है। 14,000, 14,000, 98,000। और कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं, मैंने सारे 3 नोट देने थे। 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4। अच्छा, मैंने 4 नोट दे दिए। सर्विस वाले का भी दे दिया, करस्पॉन्डेंट वाले का। परफेक्ट। अब आ जाओ आप लोग कहाँ पे? कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेबल इन कैश बोला है ना? पेबल इन कैश। लो भैया, ऊपर से कोई बढ़िया वाला, ये वाला उठाते हैं।
क्या भाई, हो जा रहे भाई कॉपी। पेस्ट। ठीक है, टोटल पेबल कितना था? टोटल पेबल 65 था। ठीक है सर, 65 65 36, क्या बात है जी। और 80,000 का मेरे पास, 98,000 का मेरे पास IGST हेड में पड़ा है। तो पहले मेरे को ITC फ्रॉम IGST हेड उठाना पड़ेगा। कितना? 80,000 है ना, तो 36 इधर यूज़ कर लूँगा। 44 अभी भी बच रहा है, 22 कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, वाले को थोड़ा अलग तरीके से करके देखते हैं। 22 इधर करो, 22 इधर करो, क्योंकि दोनों में भी आपके पास इक्वल पैसा पड़ा है। माइनस कर लो CGST क्रेडिट, फिर माइनस कर लेंगे SGST क्रेडिट। 14,000 यहाँ से जाएगा, 14,000 यहाँ से भी जाएगा। ये आ गया आपका नेट GST पेबल इन कैश। नेट GST पेबल इन कैश कितना आएगा? देखो 36 इधर से निपटा दिया, 22 43 में से 29,000 29,000। देखो 58,000 आ रहा है। अगर मैं ऐसा बोलता कि आप 44 पूरा SGST में निपटा लो तो क्या होता? 44 और 14 वहाँ से यूज़ होने के बाद 58 जाता था, बराबर है। 44 जाता तो 21 बचता, 7 भरने पड़ते, और यहाँ आपको कितने भरने पड़ते? 51 भरने पड़ते। तो 751 कितना आता कैश में? 58 ही आता। अभी कितना आ रहा है? 29 58 ही आ रहा है। ठीक है, तो इट विल रिमेन द सेम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 होता है अपना ख़त्म। ठीक है, और आज की क्लास भी होती है ख़त्म। ठीक है, चाहते हैं तो अपन इसको थोड़ा एक्स्ट्रा खींच सकते थे, बट ठीक है, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाकी के क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में मैं हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूँ, अगर मुझे एकदम सिंपल लगे तो, नहीं तो अपन क्लास में ही करेंगे। एनी विच वेज डिस्कस तो अपन करेंगे, इवन इफ मैं अगर उसको होमवर्क में देता हूँ। करना क्या है, कल लास्ट क्लास रहेगी ITC की। ठीक है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप, फिर से बोल रहा हूँ, सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये 5 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके आना, आपको इसकी हेल्प होएगी। ठीक है, सो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास में। एंड आज किए हुए सारे क्वेश्चन को आप एक बार खुद से रिवाइज कर लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।